हाय स्टूडेंट, आप सब कैसे हैं। मैं आशा करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे। मैं प्रदीप यादव जीजे ऑनलाइन स्टडी में आप सबका तहे दिल से हार्दिक स्वागत, वंदन एवं अभिनंदन करता हूँ। मैं आप सबको पिछली क्लास में ठीक यह बताया था कि वैद्युत आवेश क्या है, कूलाम का नियम क्या है, कूलाम के नियम को किस तरह से स्थापित किया जा सकता है। तो आज हम आपको यह बताएंगे कि वैद्युत क्षेत्र क्या होता है एवं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, इसे हम किस तरह से प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम यह जान लेते हैं कि वैद्युत क्षेत्र किसे कहते हैं। वैद्युत क्षेत्र किसे कहते हैं तो ध्यान दीजिएगा, किसी आवेशित कण अथवा पार्टिकल के चारों तरफ का वह क्षेत्र जिसमें किसी अन्य आवेशित क्षण को लाने पर आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का अनुभव किया जा सके, तो वह क्षेत्र ही वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। तो चलिए स्ट्रक्चर के माध्यम से इन्हें हम समझते हैं कि मान लीजिए यहां पर एक या क्या है क्षण है जिस पर प्लस क्यू आवेश है। कौन सा आवेश है? प्लस क्यू आवेश है। इसके बाद ठीक अब हमने इस क्षण को एक निर्वातिक माध्यम अथवा वायु में इसे क्या कर दिया, स्थापित कर दिया। तो अब हमने एक अन्य क्षण को लिया, ठीक, यह भी आवेशित क्षण है। कौन सी क्षण है? आवेशित क्षण है जिस पर प्लस क्यू 0 कूलाम का आवेश है। तो अब हमने किया क्या, इस क्षण को यहां पर लाया तो इसके और इसके बीच आकर्षण व प्रतिकर्षण बल का अनुभव नहीं हुआ। तो लेकिन जैसे ही हमने इस क्षण को यहां पर लाया तो क्या देखने को मिला कि यह और यह क्षण दोनों एक दूसरे को प्रतिकर्षित की। इसके बाद यहां पर लाया, ठीक, यहां पर लाया, यहां पर लाया और यहां पर लाया, यहां पर, इसी तरह से हमने यहां सभी स्थानों पर इस क्षण को लाया। तो क्या देखने को मिला कि इन दोनों क्षणों के बीच प्रतिकर्षण बल कार्य कर रहा है। कौन सा? प्रतिकर्षण बल। तो ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पर भी प्लस क्यू और यहाँ पर भी प्लस क्यू कूलाम आवेश है, ठीक। किंतु मान लीजिए हम यहाँ पर माइनस ले लेते हैं, माइनस क्यू 0 कूलाम आवेश, तो होगा क्या कि पुनः वही घटना देखने को मिलेगी। यहाँ पर रखा है तो इसके बीच किसी भी प्रकार का कोई आकर्षण बल कार्य नहीं कर पा रहा है। किंतु जैसे ही हमने इस क्षण को यहाँ पर लाया, यहाँ पर लाया, यहाँ, यहाँ, यहाँ और यहाँ पर, तो यह देखने को मिला कि ये दोनों क्षणें एक दूसरे को आकर्षित कर रही हैं। अर्थात इसी पर तो बन गया कि वैद्युत क्षेत्र का नियम क्या है। तो किसी बिंदु आवेश अथवा आवेशित क्षण के चारों तरफ का वह क्षेत्र जहां पर किसी अन्य आवेशित क्षण को लाने पर आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव किया जा सके, वह क्षेत्र ही वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। किसका? इस आवेशित क्षण का। तो हमने आपको अभी बताया कि इसको यहाँ पर लाया, यहाँ पर लाया, यहाँ पर लाया, तो आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का अनुभव हुआ। तो क्या यह चारों तरफ का क्षेत्र, मतलब इस आवेशित पार्टिकल के चारों तरफ तो यह भी है, किंतु सभी नहीं होगा इसका वैद्युत क्षेत्र, बल्कि वह क्षेत्र ही जहां पर इनको लाने पर आकर्षण व प्रतिकर्षण बल का अनुभव होता है, वह क्षेत्र ही इस आवेशित क्षण का वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसे कहते हैं। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसे कहते हैं तो बहुत ही ध्यान से देखिएगा।
वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल एवं परीक्षण आवेश के मान की निष्पत्ति को ही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। एक बात पुनः ध्यान दीजिएगा, वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश पर लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल एवं आवेश के मान की निष्पत्ति को ही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसे हम वेक्टर ई से प्रदर्शित करते हैं। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को वेक्टर ई से प्रदर्शित करते हैं। तो चलिए अब हम ध्यान से देखते हैं कि सामान्य सी अवस्था में तो वेक्टर ई से हम किसको प्रदर्शित करते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को। किंतु बात यह आई कि वेक्टर ई से इसे क्यों लिखा गया, ई से भी तो लिखा जा सकता था। तो ध्यान दीजिएगा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि होती है। कैसी राशि होती है? सदिश राशि होती है। इसका मात्र न्यूटन प्रति कूलाम होता है, न्यूटन प्रति कूलाम होता है। तो चलिए स्ट्रक्चर के माध्यम से इसी को हम समझते हैं। तो ध्यान दीजिएगा कि क्या कहा गया कि किसी वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु पर परीक्षण आवेश पर, मीन्स यह वैद्युत क्षेत्र है, यह मान लीजिए कोई बिंदु ए है और यहीं पर प्लस क्यू कूलाम का आवेश क्या है, स्थित है। अथवा मान लीजिए कि Q0 कूलाम आवेश है, Q0 कूलाम आवेश स्थित है। तो इसी पर लगने वाला बल मीन्स F एवं परीक्षण आवेश के मान की निष्पत्ति को ही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तो हम ज्ञान किसके बारे में कर रहे हैं? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता मीन्स वेक्टर ई, मीन्स यह एक सदिश राशि है। अब क्यों है, अभी हम आपको यह भी बता देते हैं। तो वेक्टर ई बराबर परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल। अब ध्यान दीजिए, बल की दिशा भी क्या होती है, निश्चित होती है। जैसे हमने एक वस्तु को इस तरफ खींचा तो अब बल इस तरफ कार्य कर रहा है उस वस्तु पर, अथवा उसी वस्तु को हमने विपरीत दिशा में ढकेला तो अब उसमें विपरीत दिशा में बल कार्य कर रहा है। मीन्स बल की दिशा निश्चित है, या तो इस तरफ लग रही है अथवा उस तरफ। ठीक, तो अब ध्यान दीजिए, परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल वेक्टर F तथा परीक्षण आवेश के मान की निष्पत्ति को, निष्पत्ति मीन्स बल और आवेश का जो अनुपात होता है उसी को हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। अर्थात वेक्टर ई बराबर वेक्टर F अपान Q 0। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर अब बात आती है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक किस तरह से हमें प्राप्त होता है। तो वेक्टर ई बराबर वेक्टर F, तो यह क्या है, बल, बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन बटे यह है आवेश, आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम। ठीक, तो इसीलिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या कहा गया, न्यूटन प्रति कूलाम अथवा न्यूटन बटे कूलाम। अब ध्यान दीजिएगा, फिर इससे संबंधित कुछ बहुविकल्पी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक, कि इसका विमीय सूत्र क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का विमीय सूत्र क्या होता है। तो ध्यान दीजिएगा, विमीय सूत्र, तो ध्यान दीजिएगा, अब हम प्राप्त करेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का विमीय सूत्र। तो ध्यान दीजिएगा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का
में ठीक स्थापित किया जाएगा तो उसी के अनुसार ठीक हम इसका विमीय सूत्र प्राप्त कर सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर किसका विमीय सूत्र प्राप्त करना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो अब इसका मात्रक हमें लेना है, तो मात्रक क्या है, न्यूटन बटे कूलाम, न्यूटन बटे कूलाम। तो अब ध्यान दीजिएगा, न्यूटन बटे कूलाम, तो न्यूटन किसका मात्रक है, बल। तो बल बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुणे त्वरण। तो इसको तोड़ दीजिए, द्रव्यमान गुणे त्वरण, ठीक, बटे कूलाम, ठीक, कूलाम को तोड़ेंगे अगर हम तो यह किसमें बदल जाएगा, एम्पीयर इंटू सेकेंड, एम्पीयर इंटू सेकेंड। तो अब ध्यान दीजिएगा, यहां पर अब पुनः हम आगे बढ़ते हैं। द्रव्यमान को एमकेएस पद्धति में अगर परिवर्तित करेंगे तो इसका ठीक क्या लिखा जा सकता है, किग्रा, क्या लिखा जा सकता है, किग्रा गुणे त्वरण को भी अभी बदल दीजिए, त्वरण वेग परिवर्तन की समय दर को क्या कहते हैं, त्वरण, यानी मीटर बटे सेकंड स्क्वायर, मीटर बटे सेकंड स्क्वायर। अब पूरे का बटा एम्पियर इंटू सेकंड है, तो लिख दीजिए एम्पियर इंटू सेकंड। तो ध्यान दीजिएगा, अभी हम इनको पुनः हल कर सकते हैं। तो क्या लिखा जा सकता है, बहुत ध्यान से देखिएगा, अब इस तरफ दिखाई नहीं देगा तो थोड़ा सा हम ऊपर की ओर बढ़ते हैं। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर कि किस तरह से हम प्राप्त कर सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो अब देखिए हमें मिला क्या, किग्रा इंटू मीटर बटे सेकेंड स्क्वायर प्रति एम्पियर इंटू सेकेंड। तो अब ध्यान दीजिएगा, इसको लिख लीजिएगा, किग्रा इंटू मीटर। अब ध्यान दीजिए, यह हर में है, अगर इसे हम अंश में लाना चाहें तो इसकी घात जो धनात्मक है वही ऋणात्मक हो जाएगी, अर्थात इंटू सेकेंड की पावर -2 बटे एम्पियर इंटू सेकेंड, एम्पियर इंटू सेकेंड। तो अब ध्यान दीजिए, इसे हम अभी भी बदलेंगे, किग्रा इंटू मीटर इंटू सेकेंड की पावर -2। अब एम्पियर हर में है, किसमें है, हर में है, तो इसको अंश में ले जाते हैं तो होगा क्या, एम्पियर इनवर्स। अब सेकेंड भी हर में है, इसको भी अंश में ले जाते हैं तो सेकेंड की पावर -1 हो जाएगा। तो अब ध्यान दीजिए, अभी भी इसे हम बदल सकते हैं। तो लिखा क्या जा सकता है 60 में, किग्रा इंटू मीटर इंटू सेकेंड पावर -2 सेकेंड पावर -1, यानी सेकेंड की घात -3 इंटू एम्पियर इंटू एम्पियर। तो अब ध्यान दीजिएगा, किग्रा का ठीक मात्रक मीन्स इसे हम किस रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं, तो ध्यान दीजिएगा, इसे लिखा जा सकता है m मीन्स मास यानी द्रव्यमान, फिर मीटर यानी लेंथ लंबाई, तो l फिर समय यानी टाइम t की पावर -3, एम्पियर इनवर्स है, तो एम्पियर किसका है, धारा, ठीक, a इनवर्स, mlt पावर -3 इंटू a इनवर्स, ठीक। यह रहा इसका विमीय सूत्र, किसका, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का विमीय सूत्र। अब आगे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, मैं आशा करता हूं आपको यह समझ में आ गया होगा। तो अब ध्यान दीजिए, थोड़ा सा अब हम परिवर्तन करेंगे कि किसके नियमानुसार, कूलाम के नियमानुसार। तो ध्यान दीजिएगा, अभी हमने पाया क्या कि वेक्टर E बराबर वेक्टर F अपान Q 0, ठीक, क्या, न्यूटन प्रति कूलाम, न्यूटन प्रति कूलाम। तो ध्यान दीजिएगा, अब हम बढ़ते हैं, ठीक, न्यूटन के नियमानुसार वेक्टर E का मान क्या प्राप्त होगा, अथवा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान क्या प्राप्त होगा। तो ध्यान दीजिएगा, इसके पहले चूंकि हम आप जानते हैं कि
F बराबर क्या होता है 1/4πε0 इंटू K Q1 इंटू Q2 अपान R स्क्वायर मिला था। तो ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए यहाँ पर आवेश जो है वे +Q1 और या +Q एवं +Q 0 आवेश है। तो अब यहाँ पर न्यूटन के नियमानुसार मिलेगा क्या F बराबर 1/4πε0 इंटू K इंटू Q1 नहीं बल्कि केवल Q और यहाँ पर इंटू Q0 अपान R स्क्वायर। तो अब ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पर हम इसका मान क्या करते हैं, रख देते हैं। तो वेक्टर E बराबर 1/4πε0 इंटू Q0 अपान R स्क्वायर पूरे का बटा Q0। तो अब ध्यान दीजिए, ठीक, यहाँ पर इसका बटा भी एक लिख सकते हैं, कोई अंतर होगा नहीं होगा। तो चलिए अब यहाँ पर देखते हैं कि वेक्टर E बराबर 1/4πε0 इंटू Q0 अपान R स्क्वायर, यह भाग में है। जैसे हम जानते हैं 1/2 पूरे का बटा 2/3 लिखा गया है, इसे लिख सकते हैं 1/2 गुणे 3/2 या 1/2 भागे 2/3। ठीक, फिर अगर इसे भी बदलना चाहें तो लिख सकते हैं 1/2 गुणे 3/2। ठीक, तो वैसे ही हम इसको बदलते हैं, इतना भागे, ठीक, इतना लिखा गया Q/1, तो इसे गुणे में जब करेंगे तो 1/Q0, तो Q0 से कट गया, तो मिला क्या वेक्टर E बराबर 1/4πε0 इंटू Q/R स्क्वायर। तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। नेक्स्ट क्लास में हम आपको यह बताएंगे कि वैद्युत द्विध्रुव क्या है, वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण क्या है एवं वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किस तरह से प्राप्त होती है। यह 2 टॉपिकों में विभाजित किया जाता है कि नंबर 1 अच्छी स्थिति और दूसरा निरक्षीय स्थिति। तो स्टूडेंट्स, आज की हमारी यह क्लास आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो प्लीज लाइक अवश्य करें, ठीक, और यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जैसे ही हमारा कोई नया वीडियो अथवा नई क्लास प्रारंभ होती है तो वह मैटर सबसे पहले आप तक पहुंचे। तब तक के लिए